गाइस, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। आप लोग ना ही कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं चलता है गाइस। बस ये पता चलता हाँ कुछ लोगों ने वीडियो देखा है इसलिए आप लोग कमेंट किया करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जो लोग विजिट करते हैं और जो कभी भी विजिट करें वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन फर्स्ट पार्ट कल कंप्लीट कर लिए थे, आज सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लें, जिससे क्या होगा ये आपका जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस जो है तो आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद अपन लोग फिजिक्स का पढ़ेंगे, क्योंकि अभी केमिस्ट्री का पार्ट केमिस्ट्री पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बायो का एक यूनिट करेंगे और एक यूनिट फिजिक्स का किया करेंगे। इस प्रकार से करके क्या करेंगे, अपने को जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है गाइस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कल यहाँ से अपन स्टार्ट करना है, यहाँ तक आपका हो गया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब इधर से पेज नंबर 124 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वृक्काणु या नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यानी कि स्ट्रक्चर इसका बताना है। जो आपका नेफ्रॉन है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो अपन जब थ्योरी पढ़े थे तो उसमें देखे थे ना कि किस प्रकार से उसमें मतलब बोमन कैप्सूल होती है, जिसमें से जो है तो ब्लड छनता है। और क्या होता है आपका जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं उससे। मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स में 2 किडनी होती हैं। प्रत्येक वृक्क नेफ्रॉन की अनेक इकाइयों से बना होता है। इसमें जो है तो कई इकाइयों से इसकी यूनिट जो है तो क्या होती है, नेफ्रॉन की आपकी जो किडनी की जो है तो यूनिट क्या होती है, आपका नेफ्रॉन होता है। वृक्काणु या नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन क्या होती है, इसकी क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन में कप के आकार का बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल होता है, जिसमें कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस होते हैं। यह रुधिर जो उसमें एक कप जैसे संरचना बनी होती है, उसमें पतले 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 बहुत सारे धागे जैसे पाई जाती है संरचना, वो क्या है आपका ग्लोमेरुलस है। यह रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जो एफरेंट कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। एफरेंट धमनियाँ अशुद्ध रक्त नेफ्रॉन तक लाते हैं। यानी कि आपसे जैसे ये पूछा जाए कि मतलब जो अशुद्ध जो रक्त होता है तो कौन ले जाता है ग्लोमेरुलस तक, तो आपका एफरेंट धमनियाँ जो है तो वहाँ तक ले जाती है कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए। मतलब उसमें से जो आपका जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जो आपके ब्लड में जैसे अपने, तो उसमें से क्या होता है वहाँ पर छनता है नेफ्रॉन के द्वारा। और लेके कौन जाता है, एफरेंट धमनियाँ जो होती हैं तो ये लेके जाती हैं। कप के आकार का बोमन संपुट वृक्काणु से निकाल नलिकाकार भाग है। यानी कि जो उसमें क्या होता है, जो संपुट जो होता है आपका जो नेफ्रॉन होता है उसमें क्या होता है, एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ रिफ्रॉन का निर्माण करती हैं, जो संग्राहक वाहिनी या कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होता है। एक लंबी लंबी ऐसी पतली सी लाइन है, संरचना है जो आपके डायग्राम में, उसमें देखिएगा आपका कि किस प्रकार से वो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होता है। फिर ये वर्किंग कैसे करता है, क्रियाविधि मतलब ये कार्य कैसे करता है आपका, तो रीनल आर्टरी जो है वृक्क धमनी जो है आपकी ऑक्सीजनित रुधिर लाती है, जिसमें नाइट्रोजनी वर्त होते हैं। मूत्र बोमन संपुट में स्थित कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर कुंडली के आकार में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में पहुंचता है। मूत्र में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल रह जाते हैं, जो पुनः इस नलिकाकार भाग में अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी कि जो मतलब उत्सर्जित पदार्थ है, जो चीज़ क्या है अपने बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उसे क्या होते हैं, ब्लड जब छनता है उसमें से तो क्या होता है, ये सब अलग होते हैं। जो अनावश्यक चीज़ है मतलब उसको तो बॉडी से बाहर करना है, जो आवश्यक है उसे बस रखना है। तो इसे क्या करेगा, जो आवश्यक में है जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, लवण हो गया, जल हो गया। लेकिन आपको जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, जो यूरिया है, जो यूरिया है उसे क्या करेगा, उसे उत्सर्जन के रूप में क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और जो ज़रूरत की चीज़ है उसे क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। इसके बाद मूत्र संग्राहक वाहिनी में एकत्र हो जाती है तथा मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जहां से मूत्राशय में चली जाती है। अतः प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका या मूत्र वाहिनी में प्रवेश करती है। उसमें आप संरचना देखे होंगे कि एक लंबी ऐसे नलिका है और फिर इसके बाद क्या है, उसमें एक थैली जैसी संरचना है। उसमें क्या होता है, जाके उसमें क्या होती है, एकत्रित हो जाता है। मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है, जो कि किडनी से पतली पतली जो संरचनाएं हैं वो जो कि डायरेक्ट किससे जुड़ी रहती हैं, किडनी से जुड़ी रहती है।
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। अब देखिए, पौधों के बारे में भी पूछा है और ह्यूमन बींग्स के बारे में भी पूछा है, अपने को ध्यान रखना है दोनों के बारे में। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न विधियों को उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में तथा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। यानी कि जो आपके प्लांट होते हैं उनमें क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या करता है, ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण क्रिया की विधि के द्वारा क्या है, भोजन के रूप में उसको जो है तो लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थित में ही वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे वे अपना ऊर्जा मतलब अपने लिए भोजन बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है, पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि पौधों में जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा जैसे बारिश होती है या कि किसी प्लांट को जितनी आवश्यकता हो उससे ज़्यादा पानी दे दिया गया तो क्या हो जाएगा, उससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा प्लांट जो है तो अपना पानी जो है तो बाहर कर देगा। फिर थर्ड पॉइंट है, पौधों में निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग होती रहती हैं जिनमें अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। यानी कि आप देखिए, जैसे आपको मतलब एक वर्ष में कम से कम एक बार जो है तो प्लांट अपनी पत्तियां क्या कर देती हैं, झड़ देती हैं। क्यों झड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है उसमें जो कार्य होता रहता है उसके वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो जो है तो मतलब ख़राब हो जाती है, अपशिष्ट हो जाती हैं। उसके वजह से क्या है, पीली होकर वो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, उसे क्या बोलेंगे, अपशिष्ट उत्पाद के रूप में बोलेंगे। फिर 4 पॉइंट क्या है आपका, पादपों में अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। और जैसे प्लांट से जो आपका रेजिन है, गोंद है, प्लांट के द्वारा प्राप्त होता है, किसमें जाइलम के बीच में जो वैक्यूम होता है, मतलब बोले तो वहाँ पर क्या होती है, खाली जो जगह होती है उसमें क्या होते हैं, ये इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे क्या करते हैं, रेजिन या गोंद के रूप में उसे निकाला जाता है। 5 पॉइंट क्या है आपका, पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। कुछ प्लांट जो है तो अपशिष्ट पदार्थों को किसमें, मिट्टी में छोड़ देते हैं। 6 पॉइंट है, बहुत से पादप अपशिष्ट पादप कोशिकीय रिक्तिका में संचित हो जाती है। यानी कि जो कोशिका जो रिक्तिका पाई जाती है प्लांट में, आप देखे होंगे जैसे जो अपन सेल वाला जो पार्ट पढ़ेंगे ना, उसमें जो है तो आपको मिलेगा जंतु कोशिका और प्लांट कोशिका। उसमें जो है तो उसमें पता चलता है कि उसमें बहुत बड़ी जो है तो खाली जगह रहती है, जिसमें क्या होता है, जो ये लिक्विड पदार्थ होता है प्लांट में उसमें एकत्रित होता रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। जल की मात्रा, पुनर्अवशोषण या रीअब्जॉर्प्शन, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय उत्सर्जित करना है पर निर्भर करती है। मतलब ये है कि आपकी जल की मात्रा किसके ऊपर, अपनी बॉडी की आवश्यकता के ऊपर निर्भर करती है। अगर अधिक मात्रा में होगा तो अधिक उत्सर्जन होगा, कम मात्रा में होगा तो अपने अनुसार ले लेगा, जो फालतू की मतलब जो एक्स्ट्रा होगा उसे क्या कर देगा, उत्सर्जन के रूप में बाहर कर देगा। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, जैसे गर्मी के दिनों में शरीर से अत्यधिक पसीने के द्वारा जल एवं लवण निष्कासित होते हैं। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, पसीना ज़्यादा चलता है, कि किस लिए चलता है, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे जो है तो नियमित, मतलब बॉडी का टेम्परेचर जो है तो एक बना रहे, इसके लिए जो है तो आपका क्या होता है, पसीना चलता है। इसलिए वृक्क के द्वारा छने फिल्ट्रेट हुए मूत्र में विद्यमान जल एवं लवण की अधिकांश मात्रा पुनः अवशोषित कर ली जाती है। अतः मूत्र कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। कब, गर्मी में। इसके विपरीत सर्दियों में कम पसीना आता है, इसलिए मूत्र अधिक बनता है। जल एवं लवण पुनर्अवशोषण हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी कि आपका जो ठंडी का ऋतु होता है उसमें क्या होता है, आपका जैसे पसीना कम निकलेगा, इसलिए जो है तो उत्सर्जित पदार्थ जो है आपका ज़्यादा, मतलब बार बार मूत्र त्याग करने जाना होगा, जिससे क्या होगा आपका, मतलब ये संतुलन, मतलब बॉडी का एक संतुलन बनाए रखने के लिए ये प्रोसेस होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, अतः मूत्र निर्माण पर नियंत्रण रक्त के ऑस्मोटिक संतुलन को भी बनाए रखता है। मतलब जो ये बॉडी का जो टेम्परेचर है और रक्त का ऑस्मोटिक जो संतुलन है, इसे बनाए रखने के लिए क्या होता है, इसका निर्माण होता है। फिर देखिए आपको पाठ्य पुस्तक में अभ्यास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे देखिए क्या है। इसको हम आपको MCQ में बता भी चुके हैं, कल के आपको शॉर्ट्स में डाल दिए हैं। इसका जो है तो इन क्वेश्चनों का आंसर आपका, मनुष्य के वृक्क एवं एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो है तो किससे आपका संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर C है इसका, उत्सर्जन है। फिर पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है आपका। फिर
थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी अब इसको चाहिए। किसको चाहिए? प्लांट को, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर चौथा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है किस में होता है? क्रिया, प्रोसेस जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलियों में के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है? इमल्सीकृत क्रिया कहलाती है। पित्त रस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम क्रियाशील हो जाए, क्योंकि लाइपेज एंजाइम जो है तो क्या करेगा? इसको जो है तो क्षारीय बनाएगा। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करेगा, यानी कि वसा को जो है तो छोटे छोटे गोलिकाओं से किस में चेंज कर देगा? आपका वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देगा। फिर पाचित वसा अंत में आंत्र की भित्ति द्वारा क्या होगी? अब्जॉर्ब कर ली जाएगी, अवशोषित कर लेती है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित है। लार भोजन को गीला करता है, जिससे निगलने में आसानी होती है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, जो मंड या स्टार्च के जटिल अणुओं को किस में विखंडित करता है? शर्करा में खंडित करता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना क्या है? पाचन है। इसमें मौजूद लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। आपको लाइसोजाइम जो होता है एंजाइम, ये क्या करता है? जैसे अपन खाना खाते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बॉडी को नुकसान करती हैं, उससे क्या करेंगी? ये उसको नष्ट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उत्पाद क्या हैं? हर पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी गाइस डिस्टर्ब हो रहा, थोड़ा गला खराब हो जाता है, पता नहीं खांसी आने लगती है। फर्स्ट पॉइंट है, क्लोरोफिल। पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, यानी कि आपका जो प्लांट है ये क्या करेंगे? क्लोरोफिल जहाँ होगा वहीं से क्या होते हैं? प्रकाश का जो है तो अब्जॉर्ब करते हैं और जो है तो अपना क्या है? भोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से मिलता है, मतलब इनको भोजन बनाने के लिए प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो सूर्य से मिलता है, सूर्य का प्रकाश। और इन्हें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से। 4 पॉइंट है, जल पौधे जड़ों द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा बनाया जाता है। देखिए आपको ये जो है तो आपको ये जो समीकरण है याद रहना चाहिए, क्योंकि अब जब आपका ये क्वेश्चन आएगा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित तो क्या करना? आपको इसको उसमें लिखना है, उसमें से आपको क्या है? अच्छे नंबर मिलेंगे। जो है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं? 6 हैं। जल के कितने अणु हैं? 12 हैं। और किसके प्रेजेंट में? क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। और क्या बनाएगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जल है, इससे जो है तो क्लोरोफिल के जब क्रिया करेगा प्लांट में जो पत्तियों में, उसके बाद क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला आपका C6H12O6 होता है, प्लस क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? जल बनाएगा। अब इसे देखिए संतुलित भी करना होता है। संतुलित करने के लिए आपको ये देखना होता है, अपन फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे ना कि किस प्रकार से संतुलित करते हैं। अगर याद नहीं होगा तो गाइज पुराना जो है तो आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अगर अपन पुराना नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा बस पढ़े हमको आ रहा, बट भूल जाता है। इसलिए जो है ध्यान देना। देखिए कितने कार्बन के कितने अणु हैं? देखिए 6 हैं। फिर ऑक्सीजन के 2 हैं तो कितना हो गया? इधर 6 दूनी 12 हो गया आपका, है ना? इधर फिर इधर हाइड्रोजन कितना है? 12 दूनी 24 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है? इधर 1 हो गया। यानी टोटल आपका देखिए कितने हो गए? आपके कार्बन कितने हो गए? आपके 6 हो गए। और ऑक्सीजन कितना हो गया? आपका 12 हो गया। तो इधर देखिए कार्बन कितने हैं? 6 हैं। C6 है, H12 है, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 12 दूनी 24 हैं, इसलिए हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हो गए ये। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, क्योंकि ऑक्सीजन 6 दूनी 12 है टोटल। और इधर क्या है? कितना है? 1 और है इधर। तो देखिए आपका 6 इधर हो गए, ऑक्सीजन आपको हो गए 6 O2, मतलब आपका 6 दूनी 12 आप 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ये हो गए आपके।
और इधर कितना 6H2O। कहने का मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन ये हो गए, मतलब 12 दूनी 24 हाइड्रोजन हो गए आपके। और ऑक्सीजन कितने हो गए आपके ऑक्सीजन हो गए 6 दूनी 12 और इधर कितना हो गया 13। इधर देखिए आपके कितने हो गए 6 अच्छा दूनी 12 1 13 हो गए। इस प्रकार से क्या है आपका समीकरण संतुलित है। गाइज अगर ये समझ में नहीं आता आपको समीकरण तो आपको लिख के और इसे नोट्स बना के अपने थोड़ा दिमाग लगा के ये देखना कि हाँ किस प्रकार से इसे करना है, क्योंकि एक बार 2 बार लिखने से सब कुछ आ जाता है। अतः कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ऑक्सीजन तथा जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब ग्लूकोज जो है तो ऑक्सीजन ग्लूकोज बनता है क्या, और क्या बनता है उत्पाद के रूप में जो प्रोडक्ट होता है आपका क्या क्या मिलता है आपका ग्लूकोज मिलेगा, आपका ऑक्सीजन मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा जल मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो अपन पढ़े थे ना ईस्ट में क्या होता है वायवीय श्वसन। अब देखिए वायवीय श्वसन किस में होता है, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन जो है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसी से आपको मतलब एनारोबिक जो है तो रिस्पायरेशन है आपका और एरोबिक रिस्पायरेशन है। मतलब वायवीय श्वसन यानी कि वायु के प्रेजेंट में, अवायवीय यानी कि वायु की अनुपस्थिति में। सेकंड पॉइंट है आपका वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, जिस प्रकार से अपन देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, क्योंकि अवायवीय जिसमें वायु नहीं होगी, जिस प्रकार से पैर में क्या दर्द होने लगता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है अपन जो पढ़े थे उसमें, तो क्या होता है पूर्ण रूप से क्या होता है वो नहीं होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल तथा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। आपके 4 पॉइंट क्या है, इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो 38 ATP अणु होते हैं वायवीय श्वसन में। और इसमें अवायवीय श्वसन में इसमें काफ़ी कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं और 2 ATP के अणु बनते हैं अवायवीय श्वसन में। फिर 5 पॉइंट देखिए आप, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ज़्यादातर पौधे तथा जंतुओं में, मानव, हिरण, पक्षी में पाई जाएगी। वायवीय श्वसन अवायवीय किस में होगी, यह क्रिया निम्न जीवधारियों में होती है, जैसे ईस्ट है, फीताकृमि है, इसमें क्या होता है अवायवीय होता है। 6 पॉइंट देखिए, यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन किस में होता है आपका, यह कोशिका द्रव्य में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय किस में होता है, यह केवल कोशिका द्रव्य तथा मानवों के पेशी कोशिका में होता है। यानी कि अवायवीय अपन पढ़े थे ना, उसमें जो 3 पाइरूवेट से कितने जो है तो क्या बनते हैं, तो एक में देखिए ईस्ट में हो रहा था, एक जो है तो मतलब मांसपेशियों में हो रहा था, एक किस में हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि कौन सा किस में क्या बनता है, किस में ऊर्जा मिलती है, जल बनता है और जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर लैक्टिक एसिड और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो बनते हैं किस में बनते हैं आपके ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशियों में बनते हैं। ईस्ट में क्या होता है आपका इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 2 अणु किसके बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ही है, मतलब आंसर है। कुछ भी आपको जब सिलेबस में दिया है तो कुछ भी आ जाएगा क्वेश्चन, कोई भी, और वो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक तो ये जिसमें समीकरण है आपका प्रकाश संश्लेषण वाले, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित होती है। अब कूपिकाएँ मतलब किस प्रकार से जो अपना ऑक्सीजन है तो किसके द्वारा, विसरण के द्वारा जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन जो है तो उसमें अवशोषित कर ली जाती है, यही जो है तो क्रिया होती है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का क्या होता है विनिमय हो सके। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा रुधिर में विलेय कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकल जाए। यानी कि क्या करता है, कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन युक्त रहता है वो पहुंचता है, फिर उसके बाद कूपिकाओं में छोड़ देता है जो होता है ऑक्सीजन युक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ले जाता है हार्ट की ओर, मतलब उसको दे देगा। जैसे अपनी वेंस होती हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजनित करी तो जो आपका ब्लड होता है उसे कहाँ ले जाता है, हार्ट में ले जाता है। हार्ट कहाँ देता है, लंग्स में देता है। लंग्स से क्या होता है, फिर वो ऑक्सीकृत ही होता है और फिर जो है तो पूरे बॉडी में, हार्ट में जाएगा, फिर इसके बाद फिर से पूरे बॉडी में जो है तो उसे क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, भेजा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। मतलब अपने बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है।
हम जानते हैं कि मानव में श्वसन वर्णक क्या होता है, हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यानी कि ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे मिलेगी उसे क्या करता है, लेता है और पूरे बॉडी में जो है तो पहुंचाता है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम हो जाएगा, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी। उससे क्या होगा, एनर्जी कम मात्रा में बनेगी और हमें क्या लगेगा, थकान लगती रहेगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वीकनेस हो जाता है तो क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिक जो है तो श्वास गति बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे। अतः हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके चक्र में रुधिर 2 बार हार्ट में आता है, आपके हृदय में जाती है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। जो बीच से उसका पार्टीशन होता है, जब अपन डायग्राम में देखे थे तो उसका किस लिए है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है अलग रहे और जो विऑक्सीजनित है मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है वो क्या हो, अलग रहे। चूँकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी है। क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जरूरी है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा जरूरी है। जितने अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी हमें, उतनी ही अच्छी हमें क्या होगी, ऊर्जा मिलेगी। अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण क्या होता है, लाभदायक होता है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। अब जाइलम जो फ्लोएम हो उसमें क्या अंतर है, अपन इसे थ्योरी में तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब इसमें भी देख लीजिए क्या होता है। जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन, फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन। जाइलम से आप लोग याद रखिए, जल का, खनिज लवण का क्या करेंगे, ऊपर मुखी दिशा में, यानी कि आपसे ये भी, अगर जैसे जो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछता है कि मतलब जो जाइलम होता है तो किस प्रकार से, मतलब एक दिशी है कि द्विदिशीय है, तो उसमें क्या है, जैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा करता है ये इसमें से कि जो आपका जाइलम और फ्लोएम से एक क्वेश्चन आना ही है। अगर साइंस है तो निश्चित है कि आना है इनमें से एक क्वेश्चन, चाहे कुछ भी, चाहे जाइलम से पूछे आपका, चाहे फ्लोएम से पूछे। तो ये क्या है आपका, इसमें से जल, एक खनिज लवण केवल ऊपर मुखी दिशा में संवहित होते हैं। अब फ्लोएम क्या होते हैं, इसमें भोजन, अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में है, मतलब ऊपर मुखी, अधोमुखी, मतलब ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर, मतलब दोनों दिशाओं में होगा इसका। फिर इसका सेकंड पॉइंट देखिए जाइलम वाले का, इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन या कर्षण द्वारा होता है। क्योंकि जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी का खिंचाव को क्या बोलेंगे, कर्षण बोलेंगे। जब कर्षण होता है उससे क्या होता है, जल की मात्रा ऊपर तक पहुंच जाती है। क्योंकि प्लांट इतने बड़े होते हैं तो उसको जो है तो पूरे प्लांट को पानी देने के लिए उसमें कोई ना कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें जो है तो फ्लोएम में, कि इसमें एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है फ्लोएम में, क्योंकि ऊर्जा के रूप में क्या होता है, एटीपी के रूप में जो है तो संचित हो जाती है। फिर उसी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन, जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है। जाइलम ऊतक में जो मृत ऊतक हैं, जैसे मृत ऊतक का सबसे बढ़िया उदाहरण आप नीम के पेड़ में देखिए, सबसे ऊपर जो है छाल जैसे ऐसे करके रहता है, वो क्या है आपका, मृत ऊतक रहता है। फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन कैसे होता है। फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिका द्वारा संलग्न साथी कोशिका की सहायता से होता है, जो जैव कोशिकाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फुफ्फुस में कुपिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु या नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। अब कुपिकाएँ देखिए और नेफ्रॉन देखिए, इनका क्या कार्य है। यह कुपिकाएँ, यह फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कुपिकाएँ जो है तो क्या है, फुफ्फुस जो होते हैं पल्मोनरी होती है, उसकी क्या है आपकी, यह स्ट्रक्चर और क्रियात्मक है, फंक्शनल यूनिट है। आपका नेफ्रॉन क्या है, वृक्काणु, वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। मतलब नेफ्रॉन की जो संरचनात्मक इकाई क्या है आपका, तो इकाई क्या है आपका, वृक्काणु, वृक्क की संरचनात्मक, मतलब वृक्काणु बोले तो नेफ्रॉन आपकी। सेकंड पॉइंट है आपका कुपिका का, कुपिका द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। फिर नेफ्रॉन का देखिए, वृक्काणु या नेफ्रॉन द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है।
कुपिकाओं में यह रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड पृथक करता है तथा शरीर से बाहर निकालता है। इसमें जो है तो क्या होता है, नेफ्रॉन के द्वारा इसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल होते हैं, इसमें वृक्काणु या नेफ्रॉन में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यानी कि जो अपने जो ब्लड में जो यूरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, वो किसके द्वारा छनते हैं, आपके नेफ्रॉन के द्वारा छनते हैं। कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं, क्योंकि कुपिका जो है तो कैपिलरीज जो है तो पहले जाके ऐसे गोल गोल कैसे आप देखें ना, उसमें जैसे स्ट्रक्चर जो अपन पढ़ रहे थे किस प्रकार से बन जाती हैं, उस क्षेत्रफल को क्या कर देती हैं, फैला देती हैं। फैला देने से क्या होता है, जब ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो जल्दी क्या होगा, गैसों का विनिमय हो जाएगा, मतलब आदान प्रदान होगा। फिर आपका इसमें देखिए नेफ्रॉन में कुंडली के आकार का नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। फिर 5 पॉइंट है, कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। 5वां पॉइंट, इसमें पतली भित्त वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है जो नलिका के रूप में कप के आकार में सिरे के अंदर होता है, जो छने हुए मूत्र को एकत्र करता है। यानी कि जो छने हुए मूत्र को किसमें एकत्रित करता है, आपका जो ये क्या होता है, आपका ये कोशिकाओं का गुच्छ होता है, उसमें क्या होता है, नलिका के रूप में कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, जिसे छने हुए मूत्र को क्या करता है, एकत्रित कर लेता है। गाइज आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज से आपका ये लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो है तो फिजिक्स का जो है तो लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है तो अपना जो कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के पास तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।